Hello everyone, myself Aditya and I am a math teacher as you know from intro part। तो चलिए आज हम लोग रियल नंबर पढ़ने वाले हैं। तो रियल नंबर शुरू करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और एट लास्ट अगर वीडियो पसंद हो तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा और प्लीज अपने दोस्तों में थोड़ा बहुत शेयर करते रहिए। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और क्लास 10th का जैसे आप लोग टाइटल से ही देख लिया होगा कि क्लास 10th का ये रियल नंबर है, यानी कि क्लास 10th में रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसे तो 9th में रेशनल नंबर से शुरू करता है, इस वजह से ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत तो है नहीं। चलिए, तो रियल नंबर होता क्या है बेसिकली पहले इसको जान लेते हैं। रियल नंबर है क्या? तो रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग 9th में पढ़े होंगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर समथिंग, ठीक है, और उससे भी पहले पढ़े होंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स वगैरह वगैरह, जितने भी नंबर्स होते हैं, ऑड, इवन, कंपोजिट, प्राइम, ठीक है, इन सब के बारे में लगभग आप लोगों को पता होगा, नॉलेज होगी। अगर नहीं भी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत कमेंट कीजिए। हम उसके जो भी मतलब नंबर्स, जो भी नंबर्स आपको अच्छे से नहीं समझ में आया उनको हम बताएंगे कि नंबर्स होते क्या, जैसे होल नंबर हुआ, नेचुरल नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर हुए, प्राइम नंबर हुए, ठीक है, और ऑड इवन है, और इंटीजर है, नंबर लाइन है। इन सब के पीछे भी 1-2 लेक्चर और अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता प्लीज कमेंट कर दीजिएगा हमें। तो चलिए आज शुरू करते हैं रियल नंबर। क्लास 10 पहला चैप्टर है रियल नंबर, जैसे आप लोग जानते ही होंगे। और एक बात और बता दें कि इन सारी चीजों को अभी मतलब जितने भी लेक्चर्स हमारे आने वाले हैं सब एनसीईआरटी पैटर्न यानी कि एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चंस होंगे, एग्जांपल भी उसी से होंगे, और जो भी थेसिस, जो भी इंट्रो इसका होगा, ठीक है, जो भी एनालिसिस होगा रियल नंबर या फिर जो भी पॉलिनोमियल है, जितने भी एक्सरसाइजेस, जितने भी चैप्टर हैं, वो सब के सब एनसीईआरटी पैटर्न से होने वाले हैं, एनसीईआरटी बुक से होने वाले हैं। तो ज्यादा इसमें बकवास ना करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर रियल नंबर पे। तो अभी एक बार फिर से रिपीट कर दे, प्लीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर मिलते रहें। तो चलिए, रियल नंबर क्या होता है बेसिकली? जो कॉम्बिनेशन होता है ना नंबर्स का, जैसे सारे नंबर जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द नंबर्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द नंबर्स। सिंपल सा है कि जो इंटीजर्स हुए और रेशनल हुए, इरेशनल हुए, ऑड, इवन, ठीक है, जो भी नंबर्स पढ़ चुके हैं उनका कॉम्बिनेशन को, उन्हीं के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। समझ में आ गया होगा? बहुत सिंपल सा है कि सारा जो भी नंबर्स अभी तक हम पढ़ते हैं वो सब के सब रियल नंबर थे। अच्छा, तो आधे के दिमाग में आ रहा होगा सर रियल नंबर क्यों पढ़ना है? इमेजिनरी, मतलब अगर रियल आया तो उसका अपोजिट क्या होता है? इमेजिनरी। तो इमेजिनरी क्यों नहीं? इमेजिनरी भी पढ़ेंगे क्लास 11th में। इमेजिनरी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर आएगा, उसमें इमेजिनरी नंबर भी पढ़ाए जाते हैं और उसमें इमेजिनरी नंबर से ही कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बता दे रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है? वो भी कॉम्बिनेशन होता है, समेशन होता है किसका? रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का। तो वहां से आप लोग पढ़ लेंगे क्लास 11th में। अभी तो फिलहाल अभी 10th का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि रियल नंबर है क्या। तो रियल नंबर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द नंबर्स विच वी हैव स्टडीड अर्लियर इन द क्लास, ठीक है। तो जो भी हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, रेशनल नंबर हुए, इरेशनल हुए, ठीक है, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, कंपोजिट नंबर्स, और क्या था? प्राइम नंबर, ऑड, इवन, जो भी है सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन, यानी कि सारे नंबर्स को इकट्ठा कर लो। सारे नंबर में इकट्ठा करोगे तो बहुत ही थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, ठीक है। तो सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर करते हैं। जो अभी तक आप पढ़ के आओ सब रियल नंबर ही थे। ऐसा सिंपल सा समझ लो कि अभी तक आपने जितना नंबर भी पढ़ा है, जितने नंबर्स देखे हैं, वो सब के सब रियल नंबर थे, ठीक है। तो क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मतलब जो पहला चैप्टर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, या फिर ऐसे कह लो ये थ्योरम है, थ्योरम 1.1 है समथिंग, ठीक है, शायद 1.1 ही है, थ्योरम 1.1 है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता क्या है बेसिकली? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है लेट a and b be any two positive integers, ठीक है, यानी कि मान ले हम कि a और b क्या है हमारे पास? कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है सीबीएसई बोर्ड वाले बहुत तेज हिंदी से कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहां से समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास a और b है क्या है? दो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। चलिए ठीक है, मान लिए कि a और b क्या थे? पॉजिटिव इंटीजर्स थे दो। उसके बाद कह रहा देन देयर एग्जिस्ट
then there exist unique integers q and r, यूनिक इंटीजर्स q and r, यानी कि वो एग्जिस्ट करेंगे q and r को कैसे करेंगे, क्या है ये सब चीजें यहां से सीखेंगे और थोड़े बहुत एग्जांपल से सीखेंगे। अच्छा, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा, आधे लोग तो नाम से ही डर गए होंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ है नहीं। यूक्लिड डिवीजन लेमा बेसिकली जो हम पढ़ के आए ना, पहले से वो पढ़ते थे डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन पढ़ के आए हैं, वही यूक्लिड डिवीजन लेमा है जो हम लोग पहले पढ़ते थे। डिवीजन मतलब भाग करना सीखे हो ना, वही क्या था, यूक्लिड डिवीजन लेमा था। लेकिन वहां बताया नहीं गया था यूक्लिड डिवीजन लेमा किसको कहते हैं। और आपने रीचेक किया होगा, आपने डिवाइड को रीचेक किया होगा, डिवाइड किए होंगे फिर रीचेक किए होंगे कि मेरा डिवीजन एक्यूरेट है या नहीं, सही है या नहीं, तो उसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तब भी आप यूक्लिड डिवीजन लेमा जानते थे, आज भी आप जानते हो, लेकिन थोड़ा सा बस चेंज है, थोड़ा सा मतलब यही है, आपके माइंड में नहीं क्लिक कर रहा होगा कि भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऐसे लिख दिया तो है क्या बेसिकली। उसी को समझाने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा आई लेक्चर बना रहे हैं इंट्रो वाला। तो उसमें देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा बेसिकली कहता क्या था और हम लोग करते क्या थे, और अभी नया क्या इसमें ऐड हो गया, नया क्या इसमें ऐड हो गया। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ने का मतलब होता है ना कि कोई एप्लीकेशन, सर यूक्लिड डिवीजन लेमा क्यों पढ़ रहा है, जो भाग करना होता है तो हम भाग ही कर लें, क्यों ना कर लें। तो एक बात सीख लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से तो पहली चीज तो यही होगी कि हम अपने डिवीजन का जो भी डिवाइड कर रहे होंगे उसका हम क्या कर लेंगे, एक बार रीचेक कर लेंगे कि हमारा जो डिवीजन है, मतलब जो डिवाइड किया है, जो दो नंबर्स का डिवीजन किए हैं वो सही है या नहीं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या होगी, ये जो अभी क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं इसका यूज करने वाले हैं, तो इससे आप क्या करेंगे, एचसीएफ कंप्यूट करेंगे, यानी कि कैलकुलेशन करेंगे एचसीएफ का इसके यूज से। अब आप सोच रहे होंगे सर इसके यूज से कैसे एचसीएफ कैलकुलेशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए और अगले लेक्चर में इसके एग्जांपल्स बखूबी जितने भी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स होंगे, जैसे एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी एग्जांपल्स होंगे उनको बताएंगे अगले लेक्चर में। तो उसके लिए अगले लेक्चर को देखने के लिए सबसे पहले तो वही फिर से रिपीट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी अगला लेक्चर अपलोड हो तो पहले आपके पास मैसेज पहुंचे, नोटिफिकेशन पहुंचे, ताकि आप उसी वक्त वो पढ़ लें। ठीक है, तो चलिए जैसा एक दो चीजें और मैं रिमाइंड कर दूं कि ज्यादा कुछ इसमें ना पढ़ना नहीं है, ज्यादा रटना नहीं है, ज्यादा कुछ भी नहीं, बस कॉन्सेप्चुअली अगर समझते जाते हैं तो सब कुछ आसान था। जैसा पता है ना कि पहले ही हम इसको पढ़ चुके हैं, क्या कर रहे हैं, फिर से वही चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन याद नहीं है, या फिर ऐसे समझ लो एक नाम दे दिए तो भैया ये नाम क्यों दे दिए, एक कंफ्यूजन आ गया माइंड में, तो उसको बस क्लियरिफाई करेंगे हम, और कुछ नया इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है। चलिए तो देखिए, अगर मान ले मैं करके दिखाता हूं कि भाग कैसे करते हैं। मान ए क्या था, मान लेते हैं कि कोई ए हमारा जो था एक कोई पॉजिटिव इंटीजर था। क्या था, एक पॉजिटिव कोई इंटीजर था, यानी कि सिंपल सा कह लें कि ए क्या था, कोई एक नंबर था, ए क्या था, कोई एक नंबर था, और उस ए को यानी कि इस नंबर ए को बी से डिवाइड कर रहे थे, इस नंबर ए को क्या कर रहे थे, बी से डिवाइड कर रहे थे। चलिए ठीक है, ये भी उसके बाद मान लो डिवाइड कर रहे हो तो समथिंग कुछ तो मिलेगा ना क्वेश्चन में, तो कुछ मिल गया क्वेश्चन में जिसको हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्यू से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा मैं इधर थोड़ा सा कुछ लिख देता हूं ताकि आप लोग समझते जाना कि कंपेयर करते रहना कि इन सब में क्या है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा देखते हैं। ए जो होगा हमारा, ए यहां से देखिए तो ए क्या है, हमें क्या दिख रहा है, डिविडेंड, तो इसको मैं लिख रहा हूं, ए को डिविडेंड लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू, उसके बाद क्या है हमारे पास, बी है, तो बी क्या है वहां, यहां देखो तो जल्दी से, बी क्या है, डिवाइजर है ना हमारा, तो बी को हम क्या ले रहे हैं, डिवाइजर, यहां लिख दें डिवाइजर। अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अरे सर ये तो हम पढ़े थे, इतना दिमाग में तुरंत बन जाएगा। फिर क्या कर रहे थे, इस ए को डिवाइड कर रहे थे बी से, ए को क्या कर रहे थे, बी से डिवाइड कर रहे थे, तो ये जो बी था ए को कितनी बार में काट रहा था, मान लेते हैं क्यू बार में काट दिया, यानी कि क्यू टाइम्स में इसको डिवाइड कर दिया ए को बी ने, तो इसको क्या कहेंगे, क्यू को कहेंगे क्वोशिएंट, और इसको हम लिख दे रहे हैं क्वोशिएंट। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और मान लो डिवाइड हुआ तो समथिंग कुछ रिमाइंडर देगा ही देगा, रिमाइंडर देगा ही देगा, जीरो ही सही, जीरो ही देगा, लेकिन देगा तो जरूर, जीरो देगा, 1 देगा, 2 देगा, मतलब वो तो डिपेंड करेगा कि कौन सा हम किससे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ पे रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो देगा ही, भले ही वो जीरो दे, यानी कि ऐसे समझ लो कि हमारे पास ए क्या था, एक नंबर था जो 4 था,
b क्या था, एक नंबर था जो 2 था, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2, इसी को हम सेटिस्फाई कराएंगे, दिखाएंगे कैसे होता है। अच्छा यहाँ पे ऐड भी कर लो, ऐड क्या करते थे, रिमाइंडर r, या फिर यहां से देख लो r है ना, तो r क्या मिला हमें, रिमाइंडर मिल गया, रिमाइंडर मिल गया, ठीक है। चलिए जी यहां से देखते हैं तो थोड़ा सा, अब क्या करें, इसको डिवाइड करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि क्या करना हमें, b से डिवाइड करना है a को, ठीक है, यानी कि b से डिवाइड करना a को। a क्या है, 4 है, डिवाइड कर दो, 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये पूरा का पूरा कटने के बाद क्या मिला, 0, यही तो मिला 0। तो देखो जरा, यही तो कह रहा था ना, तो हम क्या कर लें, यहां से a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 4 थी, b की वैल्यू क्या थी, 2 थी, और क्वेश्चन कितना मिल गया, 2 मिल गया, और रिमाइंडर कितना मिल गया, 0। तो यहां से देखेंगे कि यही तो था, यही तो हम पढ़ते थे पहले, ऐसे तो भाग करते थे पहले, यही, ठीक है। इतना ही ये कह रहा था डिवीजन लेमा, क्या कह रहा था, यूक्लिड जी ने इतना ही कहा था, जो हम लोग पहले से पढ़ के आ रहे हैं, बार बार वही पढ़ते गए, इतनी बार भाग किए, एक बार डेसिमल का किए, एक बार ऐसे सिंपल सा किए, ठीक है, बहुत सारे भाग किए, बहुत सारे डिवीजन सीखे, तो यही डिवीजन को फॉलो करता है, यही कह रहा है यूक्लिड डिवीजन, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है, यही बताता है कि आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जो डिवीजन है, यानी कि जो हम भाग कर रहे थे, सही है नहीं, मेरा देखो बिल्कुल सही है ना, देख लो सही होगा बिल्कुल। चलिए जी, तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, एक कोई और एग्जांपल लेते हैं, एक क्या करते हैं, कोई और एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए तो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल हम और ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि 3 से 15 को डिवाइड कर, नहीं 15 को ना 17 को डिवाइड कर दें, किसको डिवाइड कर दें, 17 को। चलिए कितनी टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में, तो 15, यहां पे रिमाइंडर कितना मिला भाई, 2 मिला, रिमाइंडर कितना मिला, 2 रिमाइंडर मिल गया। चलिए अब इसको भी आप क्या कर सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में इसको लिख सकते हैं ना, इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस करें अगर, तो क्या मिलेगा, 17 इज इक्वल टू बी क्यू। तो बी क्यू क्या है, बी क्यू, बी यही तो था, बी यहां है, क्यू यहां है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे देखो, इसके पैरेलल देखो, यहाँ लिखा है ना, तो बी क्या था, ये था, क्यू क्या था, यहाँ था, और आर क्या मिल रहा था, नीचे जो रिमाइंडर मिल रहा था हमें, तो यहाँ जैसे जैसे था वैसे वैसे हम रख लें। तो बी इंटू क्यू प्लस आर, आर क्या था, 2 था, इनको कंप्यूट करोगे यानी कि कैलकुलेट करोगे तो देखोगे कि इक्वल हो गया 17 के, ठीक है, 17 के इक्वल हो जाएगा। तो यही तो था यूक्लिड डिवीजन लेमा, यही इतना कह रहा था। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा था। चलो यहां तक तो समझ में आ गया। सर इसको क्या लिख दिए आप, ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे है ना, एक स्टेप तो ये था, ये तो समझ में आ गया, सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब ए क्या है, इसको क्यों लिखे हैं, ये क्या बता रहा है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। छोटे थे तभी से पढ़ते आ रहे हैं, इन सबका मतलब यानी कि जो सिंबल बने हुए हैं ऐसे कुछ करके, ऐसे कुछ करके, एक ऐसे भी बन गया, हो सकता है नया हो कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि अभी तो पढ़े वढ़े तो है नहीं आप लोग, बस मस्ती कर रहे थे। जब तक लॉकडाउन चल रहा था तब तक एक खुशी थी कि छुट्टी है, घर पे है, अब पढ़ो। देखो इसके बारे में नहीं जानते हो तब भी देख लो, जानते हो बहुत अच्छी बात है, रिकैपिचुलेशन कर लो अपना। तो देखो जब हम लोग छोटे थे तो क्या पढ़ते थे कि ऐसे कुछ पढ़ते थे, ये सिंबल, तो इस सिंबल को कहते थे शायद कि इधर किसको लिखते थे, जो कम वाला होता था शायद, ठीक है, यानी कि दिखाता था लेस को सॉरी, और ये दो जो खुला हुआ सा है, मुंह सा है, एक एक किसको दिखाता था, ये दिखाता था ग्रेटर को, किसको दिखाता था, ग्रेटर को दिखाता था, ग्रेटर को दिखाता था, और ये लेस को। अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन सर ये नीचे छोटा सा क्या लगा दिया, इसको समझते हैं। देखिएगा इसको क्या कहेंगे, जिधर खुला हुआ मुंह उसको कहेंगे ग्रेटर, ग्रेटर कहेंगे, और इधर क्या कहेंगे, लेस कहेंगे, लेसर कह सकते हो, लेसर, ठीक है, छोटा वाला मतलब इधर जो नुकीला पार्ट है इसको लेसर कहते हैं। अब एक बीच में यहाँ पे साइन जो बन रहा है, तो देखो इस इन दोनों लाइन से क्या बन रहा है, शायद इक्वल का भी साइन इन दोनों के बीच में बन रहा है। तो इन दोनों के बीच में मतलब इन दोनों से ही एक इक्वल का साइन भी बन रहा है, तो हम कहेंगे लेसर और इक्वल टू, और इक्वल टू, यानी कि हमें यहां से एक ही साइन दो चीजें बता रहा कि भैया या तो लेसर होगा या फिर इक्वल होगा, किसके, यहां देखो किसके। ये चीजें समझते हैं। अब ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज थोड़ा सा 10 से 15-20 सेकंड पीछे जाए, फिर से समझ लेंगे क्या कह रहा था। चलिए आते हैं यहाँ पे, कह रहा कि जो R है, R मतलब क्या था बाबू, रिमाइंडर था, याद रखना R क्या था, रिमाइंडर था। तो जो R है वो क्या है,
यहां से देखिएगा r जो होगा हमारा क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा। कैसे पता चला, क्योंकि हमें यहाँ मुंह खुला है ना, तो इसका मुंह खुला मतलब क्या कह रहा था, ग्रेटर बता रहा था। तो ग्रेटर मतलब क्या, r ग्रेटर है किससे, 0 से। तो हम ऐसे कह सकते हैं r इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू का भी तो साइन है, और इक्वल टू 0। r क्या होगा, या तो 0 से ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा किसके, 0 के। समझ में आ गया। अब आधे सोच रहे होंगे सर मतलब नहीं समझ में आया, तो समझते हैं। r क्या कह रहा है, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 ऐसे तो होता था। और अगर छोटा हो जाएगा 0 से तब क्या होगा, तब तो शायद माइनस में आ जाएगा ना, निगेटिव साइन देना शुरू कर देगा, यानी कि -1 -2 और समथिंग ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे माइनस इनफाइनाइट तक। तो यहां से देखा गया कि बाबू जो r है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए 0 के, या फिर 0 से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन निगेटिव साइन नहीं होना चाहिए r। समझ में आ गया। इतना तो प्रोसेस समझ में आ गया। अभी क्या कह रहा था, इसको समझते हैं। इसको यहां पे देखिएगा, यहां पे कहने की कोशिश ये कर रहा है, अब कैसे हो गया देखो तो, r की तरफ छोटा वाला साइन आ गया, यानी कि r छोटा होगा किससे, b से। r क्या होगा, छोटा होगा b से, यानी कि इसी से समझ में आ गया कि r की वैल्यू कुछ भी हो जाए लेकिन b से हमेशा छोटी होनी चाहिए। r की वैल्यू कुछ भी हो जाए लेकिन b की वैल्यू से हमेशा छोटी ही होनी चाहिए r की वैल्यू। अब आधे सोच रहे होंगे सर क्या चल रहा है सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा। चलो फिर देखते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चलो बहुत सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप लोग देखिए। अगर मान लो 3m+1 लिखा है, क्या लिखा है, 3m+1, और अगर मान लें कि ये क्या था, हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर था, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसको m ना लेके मैं q ले रहा हूं, आधे समझ लोगे। अब फिर क्या कर लो, इन दोनों के बीच में एक कंपेयर का साइन लगाओ, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों से कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू a है और b की वैल्यू यहां पे क्या दिख रही है, b की वैल्यू 3, r की वैल्यू क्या दिख रही है, 1 दिख रही है शायद। b की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 1 दिख रही है। समझ में आ गया। चलो इन्हीं तीनों का रिलेशन देखना था, जबकि b और r मिल गए हैं, और 0 मतलब 0 होता है, सबको पता है। 0 मतलब 0 होता है, सबको पता है। चलिए तो समझते हैं अब क्या कह रहा था। कह रहा था r जो है हमारा 0 के बराबर हो सकता है, यानी कि r की वैल्यू 0 हो सकती है। r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, और b से छोटी r की वैल्यू हो सकती है। तो छोटी मतलब क्या, b की वैल्यू 3 है, तो इससे छोटा क्या होगा, 1 और 2, यानी कि r की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं या फिर 1 और 2, यानी कि 3 कंडीशन इसमें बनेंगे। r की वैल्यू या तो 0 या तो 1 या तो 2 हो सकता है। समझ में आया। हल्का फुल्का तो जरूरी आ गया होगा, नहीं आएगा तो प्लीज इस लेक्चर को फिर से दोबारा देखेंगे, ठीक है, और समझने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। जहां तक मुझे लग रहा है कि सब कुछ इतने ही दूर में है, कुछ मिटाए तो अभी है नहीं। चलिए तो यहां से समझ में आ गया कि r की वैल्यू, इसका कॉन्सेप्ट बता रहा है, समझिएगा इसका कॉन्सेप्ट। इससे कंपेयर किए इस क्वेश्चन को, माने हम लोग कि a इज इक्वल टू क्या था, 3q+1 था, तो यहां से कंपेयर किए इन दोनों से, तो देखे कि a की वैल्यू a है, b की वैल्यू की जगह पे 3 लिखा है, यानी कि b की वैल्यू 3, और r की जगह पे 1 लिखा है, यानी कि r की वैल्यू 1 है। तो अब देखे कि ये कंडीशन क्या कहने की कोशिश कर रहा था, तो r की वैल्यू क्या हो सकती थी इस केस में, इस पॉजिटिव इंटीजर a के लिए। पॉजिटिव इंटीजर a है ना, क्योंकि देखो ऊपर लिखा था a and b any two पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहां से देखो जो b था हमारा पॉजिटिव इंटीजर 3 था, तो यहां से क्या किए, यहां से कंपेयर किए, जब देखे कि तो r की जो वैल्यू है, 3 वैल्यूज मिली, कौन कौन से, 0 1 3, यानी कि कोई भी नंबर है, ऐसे समझो कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो, किससे डिवाइड कर रहे हो, 2 से, अगर 2 से डिवाइड करते हो तो उस समय रिमाइंडर मिलने की 2 कंडीशन है, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1। समझ में आया, कुछ समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल सा है। अब ऐसे फिर से एक बार सोचते हैं, देखते हैं। 2 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, 2 से, चलो मैं 2 नंबर को डिवाइड कर रहा हूं 2 से। अगर मान लो कि इसको मैं 2 से डिवाइड कर दें, क्या कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, और एक और नंबर ले लेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हो गया, 1 मिला। अब 2 से एक और नंबर डिवाइड कर ले रहे हैं, 16 मान लो, तो कितना हो गया, 8 हो गया, और 16 0 मिल गया। ठीक है, जरा देखो तो मतलब क्वेश्चन तो वही रहा,
क्वेश्चन तो वही रहा, नंबर डिवाइड कर रहा था जो वो भी वही सेम था, लेकिन जो पॉजिटिव इंटीजर a था वो यहाँ पे 17 यहाँ पे 16 है, तो इन दोनों केस में या तो 0 मिला या फिर 1 मिला, यही तो कहने की कोशिश कर रहा था ये। जरा फिर से देखो r की वैल्यू क्या है 1 है या फिर r की वैल्यू 0 है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, इससे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे पता चल गया कि b की वैल्यू 2 है ना, b की वैल्यू बिफोर क्या था, बिफोर डिवाइजर था, तो डिवाइजर हमारे पास था 2, तो 2 से ही हम पता लगा सकते हैं, पहले ही एस्टिमेशन कर सकते हैं कि अगर 2 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो या तो 0 या तो 1 उसका रिमाइंडर होगा। सेम कंडीशन अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो या तो 0 या तो 1 या तो 2 होगा, यानी कि 0 1 2 में से कोई एक रिमाइंडर हमें मिलेगा किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहा है यदि 3 से। समझ में आया? आगे चलते हैं, 4 पे आते हैं। अगर 4 की कंडीशन की बात करें, यानी कि 4 किसी भी नंबर को अगर डिवाइड कर रहा है, 4 किसी भी नंबर को यदि डिवाइड कर रहा है तो उसके रिमाइंडर आने के 4 केस होंगे। 4 केस कौन कौन से? 0 1 2 एंड 3। यही चीजें बताता है। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि भैया 4 है, 4 डिवाइड कर रहा है किसी नंबर को, यानी कि 4 कंडीशन बनेंगे रिमाइंडर के। रिमाइंडर के कितने कंडीशन? 4 कंडीशन बनेंगे। कौन कौन से? इंक्लूडिंग 0 एंड लेसर देन 4, यानी कि 4 से डिवाइड कर रहे थे, लेसर देन 4 क्या होगा 3 2 1 और एक 0 इंक्लूड करेंगे 0। ठीक है, तो 0 1 2 एंड 3 कब, किस केस में? जब 4 से डिवाइड कर रहे थे किसी भी नंबर को। ऐसे ही जब 5 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो वहां पे भी देखेंगे या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या फिर 4। ठीक है, लेकिन 5 बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब आधे सोच रहे होंगे सर 5 क्यों नहीं मिलेगा? चलो 5 लाते हैं, जबरदस्ती लाते हैं। आएगा तो बिल्कुल नहीं, लेकिन लाते हैं जबरदस्ती हम लोग 5 को। ठीक है, चलिए। अब आधे तो होता ना खुराफाती, सोचते रहते हैं बैठ के क्यों नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, जबरदस्ती लाएंगे। तो हम करते हैं वही जबरदस्ती वाला काम, आज सिखाते जबरदस्ती वाला काम। अगर मान लो 30 को डिवाइड करना है, यानी कि 30 को डिवाइड कर रहा है 5 से, कितने टाइम्स में? अगर मान लो मैं गलती से 5 टाइम्स में डिवाइड कर लो तो 5 मिलेगा। सही है ना? डिवाइड तो सही होगा, दिख रहा होगा सही। ठीक है, अगर जो दिमाग में जिसके ऊपर चल रहा था सर क्यों नहीं सही हो सकता, बिल्कुल सही हो सकता। करो सही। देखो अब 5 से डिवाइड करोगे, करो तो कितनी बार में कटा? अरे यार 51 टाइम्स में। ऐसे हो सकता क्या? कभी पॉसिबल है क्या ऐसे डिवाइड करना? बिल्कुल नहीं। तो यहां पे देखोगे कि ये तो गलत हो गया। अरे सर गलत हो गया, तो 6 टाइम्स में तो क्या मिलेगा? 0 ना, 0 ही तो मिला, या तो 0 मिलेगा। चलो इसको मैं बढ़ाते चलता हूं एक एक। अगर मान लो यहाँ पे 1 है फिर 30 हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। अगर मान लो यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे 5 है तब तो लग रहा है कि 5 7 टाइम्स में 35 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, फिर से 0 मिल गया। यानी कि यहां से समझ गए होंगे कि सर जो यहां से जो कंडीशन कहने की कोशिश कर रहा था ऐसे भी समझ सकते थे और ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी नंबर को अगर डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर आने के कितने केस? अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 केस होंगे, 3 से डिवाइड कर रहा है 3 केस, 2 से डिवाइड कर रहा है 2 केस, यानी कि जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उतने केस, उतने स्टेप्स बनेंगे। चलिए समझ में आ गया होगा। तो इतना सा था बस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, समझ में आया। और जैसा कि बताया है इट इज यूज्ड टू कंप्यूट HCF of any 2 or more numbers। समझ में आया? क्या करने के लिए ये यूज किया जाता है? HCF को कंप्यूट करने के लिए, यानी कि HCF को फाइंड आउट करने के लिए। कैसे? 2 या फिर 2 से अधिक नंबर्स दिए हुए हैं तो फिर क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे और HCF को कंप्यूट कर सकते हैं। या तो ऐसे कंप्यूट कर लें या तो भैया हमें पहले से रट के रखे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। और आधे सोच रहे होंगे सर
कैसे ये काम करेगा, तो कैसे काम करेगा, अगर डिवीजन मेथड पढ़े हो तो डिवीजन मेथड लगाते जाना और एट लास्ट में जो भी नंबर पूरी तरह से सारे नंबर्स को डिवाइड कर लेता है, जहां पे रिमाइंडर 0 मिल जाता है, वही नंबर क्या हो जाता था, हमारा HCF हो जाता था। सही है। चलिए, तो आई थिंक कुछ छूटा तो है नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ छूटा है, सब कुछ कवर हो गया। अच्छा, एक चीज और है, थोड़ा सा सॉरी भूल रहा था, ये तो बता दें, लेमा। 2 वर्ड है बुक में ढूंढना, एक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और लिखा हुआ कहीं कहीं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। क्या लिखा है, एल्गोरिदम। क्या लिखा है, एल्गोरिदम। थोड़ा सा मैं रब कर ले रहा हूं, जो भी नोट करने वाला जो भी होगा तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलो यहीं लिख दे रहे हैं एल्गोरिदम, ऐसे कुछ लिखा होगा, कोई भी क्वेश्चन भी लिखा होगा, अधिकतर देखिएगा कोई क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें लिखा होगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। क्या लिखा है, एल्गोरिदम। ये तो दोनों सेम चीजें हैं, एल्गोरिदम और लेमा क्या था, ये चीज समझना थोड़ा सा जरूरी है। एल्गोरिदम और लेमा, क्यों एल्गोरिदम लिख रहा है कहीं कहीं, क्यों लेमा लिख रहा है। लेमा क्या है, बेसिकली एक स्टेटमेंट है जिसको पहले से प्रूफ करके दे दिया गया है कि बाबू यही था आपका, ठीक है, मतलब यही कंडीशन थी। तो एक स्टेटमेंट था ना, पहले से यूक्लिड जी ने दे रखा था कि बाबू यही सब चीजें होती हैं, ऐसे ऐसे होती हैं, ये पहले ही इन्होंने बता दिया था। इसे कहते हैं लेमा। क्या कहते हैं, लेमा। किसको, जो पहले से प्रूफ्ड स्टेटमेंट दी गई हो उसे लेमा कहते हैं। और उस स्टेटमेंट पे जो भी हम लोग सोल्यूशन करते हैं, जो भी सॉल्यूशंस करते हैं, जो भी सीरीज बनाते हैं, जो भी स्टेप्स फॉलो करते हैं, उसे एल्गोरिदम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। समझ में आया। चलिए, तो आई थिंक अब तो पूरा कंप्लीट हो गया है। रेशनल नंबर थोड़ा बहुत है, तो रेशनल नंबर को थोड़ा बहुत मैं पहले बता दूंगा, मतलब सॉरी आगे बता दूंगा। और जहां तक मुझे पता है क्लास 9 तक अगर अच्छे से पढ़ के आओ तो पहले ही चैप्टर में रेशनल नंबर है, अच्छे से पढ़ लिए होगे, ठीक है। और नहीं भी पढ़े तो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ लेना जाके। क्या कहता है कुछ, रेशनल नंबर क्या कहता था, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, इन द फॉर्म ऑफ p by q इज नोन एज, क्या था, रेशनल नंबर, ठीक है, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, आधे सोच रहे होंगे सर अगर q और p तो इंटीजर है तो सर 0 भी तो इंटीजर है, तो q का 0 क्यों नहीं। तो p by q के रूप में जिसे लिखा जा सके, p by q के फॉर्म में जिस नंबर को डिनोट किया जा सके उसे कहते हैं क्या है, रेशनल नंबर। तो 0 क्यों नहीं होगा, क्या नहीं होगा, 0 क्यों नहीं होगा। तो क्या है, अगर मान लो p की वैल्यू 2 है तो 2 को तो हम 2/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। अगर 2/0 लिख दिए तो यहां पे क्या आएगा आंसर, नॉट डिफाइंड। क्या, नॉट डिफाइंड। और मैथमेटिक्स में एक छोटा सा सिंबल होता है इनफाइनाइट, ठीक है। इसी इनफाइनाइट को चोरी किए थे और हम बनाए थे अपने कोचिंग का नाम इन्फिनिटी क्लासेस। तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर को, और प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और मुझे लगता है कि वीडियो तो बहुत शानदार सा बना है, तो लाइक तो मैं सोच रहा हूँ लाइक तो आप लोग कर ही दिए होंगे, अभी तक इतने देर से देख रहे हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। जहां तक मुझे लग रहा था कि सब कुछ कंप्लीट तो हो ही गया है, कुछ छूटा तो है नहीं। अगर कुछ छूट गया होगा या फिर ऐसा होगा कि इतना सब कुछ समझाने के बाद कुछ क्वेरी बन रहा हो माइंड में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां से कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि क्या प्रॉब्लम है या फिर कौन सी चीजें ऐसी थी जो इन सारी मतलब इन सब में से कुछ ऐसा जो है जो नहीं समझ में आया या फिर बच गया मुझसे, या फिर ऐसा कोई और भी पॉइंट था, टॉपिक था या फिर कुछ छोटा मोटा पॉइंट था जो मैं बताया नहीं, ठीक है। तो चलिए, आधे बच्चे ऐसे होंगे जो उससे पढ़ रहे होंगे आरडी शर्मा से, तो एक ऐसे करके कुछ लिखा होगा ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना डिविजिबल वाला नहीं, ऐसे है एक छोटा सा ऐसे एक बड़ा सा लाइन खींचा हुआ है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा मतलब समझा देते हैं कि ये कहता है A इज डिवाइडेड बाई B, यानी कि A क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है B को, ऐसे नहीं, A क्या कर रहा है, B क्या कर रहा है, B डिवाइड कर रहा है A को, B डिवाइड कर रहा है A को, B क्या कर रहा है, A को डिवाइड कर रहा है। अब आधे सोच रहे होंगे सर कैसे,
ये बताता है कि जो b है वो a को डिवाइड कर रहा है। और यही चीज, सेम चीज अगर थोड़ा सा ऐसे लिख दिया जाए तो यहाँ पे पहला कंडीशन लग जाएगा जो भी रट रहे थे हम, कि a डिवाइड कर रहा है किसको, b को। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते थे, तो यही तो बताता था कि b इज डिवाइडेड बाई a। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केस अलग है। यहाँ पे क्या कह रहा है, a इज डिवाइडेड बाई b, a इज डिवाइडेड बाई b। चलिए तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके अगले लेक्चर में पार्ट 2 में हम लोग आप लोगों को एग्जांपल्स दे देंगे 1.1 के, और उसके अगले लेक्चर में 1.1 के पूरे सॉल्यूशंस एक एक क्वेश्चन करवाने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि सब मतलब 90 प्लस स्कोर करना, मैथ्स में 90 प्लस स्कोर करना, तो प्लीज हमें फॉलो करते चलिए। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस बुक भी कॉपी कुछ भी नहीं छूना है, बस आप लोगों को 1 से 2 बार एक लेक्चर को देखते रहना है, ठीक है। वहां से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। और जो लोग हम लोगों से ऑफलाइन जुड़े हुए हैं वो तो बेफिक्र ही रहे, वो लोग जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं पढ़ ही रहे हैं, आरडी शर्मा जो पढ़ रहे हैं पढ़ ही रहे हैं, और भी एक्सटर्नल चीजें जो ऑफलाइन में कराने की पूरी कोशिश की जा रही है और कराई भी जा रही है और कराते भी रहेंगे। जैसे साइंस में ऋषभ सर ने बताया ही होगा कि पूरा का पूरा हम लोग कोशिश करेंगे जो भी चैप्टर्स एक्सरसाइजेस हैं उस पर एक्सपेरिमेंट कराते रहें, और शॉर्ट नोट्स वगैरह जो भी है प्रोवाइड कराते रहें ऑफलाइन वालों के लिए, ठीक है। तो इस लेक्चर को भी समाप्त करते हैं, और प्लीज लाइक कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। छोटा सा रिक्वेस्ट है बस, रोज रोज हर दिन जब भी लेक्चर अपलोड होता है तो यही चीज बार बार रिपीट करना, बीच में रिपीट करना, पहले रिपीट करना, बाद में रिपीट करना, हर वक्त जो भी टीचर है बार बार रिपीट करते हैं, तो प्लीज इसको रिपीट ना होने दीजिए। बार बार रिपीट करने से अच्छा है कि आप उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो यहां से इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।